इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक आने वाले कुछ समय के अंदर आपको 400 रुपये तक का भाव दिखा सकता है और आप कह लीजिए कि अपनी इस फाइनेंशियल ईयर की बुक वैल्यू के आसपास आपको दिखाई दे सकता है। दरअसल कारण कंपनी के चलने के शेयर के पीछे बहुत सारे हैं और उसमें मुख्य कारण है कंपनी के टर्न अराउंड स्टोरी। और जो कंपनी का टर्न अराउंड जो हो रहा है ये कंपनी के फिनेंशियल और फंडामेंटल के बेसिस पर हो रहा है। कल की गिरावट के अंदर जब मिड कैप शेयरों की पिटाई हो रही थी, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का शेयर लगभग 10% के लोअर सर्किट पर आ गया था और आज लगभग 12-13% ऊपर है। कल जिन लोगों के, ये आप कह लीजिए वीक हैंड्स के हाथ में ये शेयर थे, जिन लोगों ने इस कंपनी को विदाउट फंडामेंटल और फाइनेंशियल समझे लिया है, कल वो लोग बाग इसके अंदर बेचकर निकले। या जिन लोगों ने इसके टर्न अराउंड स्टोरी को भी नहीं समझा है, उन लोगों के हाथ से ये शेयर छूटने वाले हैं और स्मार्ट मनी इनको कलेक्ट कर रहा है इन शेयर्स को मार्केट से। तो आज का वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही कारण है, जिन लोगों के पास इस कंपनी के शेयर्स हैं, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर इन्वेस्टेड हैं, या जिन लोगों का खरीदने का मन है, आप ज़रा कंपनी के बारे में बातें समझ लीजिए, जब भी आप इस कंपनी के अंदर स्टे कर पाएंगे या पैसा कमा पाएंगे। अदरवाइज़ जिन लोगों ने अपर प्राइस पर ले लिया है उनको भी लॉस होना है और जो यहाँ पर भी ले लेंगे उनको कोई खास प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। इतनी बड़ी रिकवरी का ही मतलब ये है कि कंपनी के फिनेंशियल्स के अंदर अब दम है। कंपनी कुछ ऐसा करने वाली है जो नियर टर्म में आपको जो है उसके अंदर एक अच्छी तेज़ी और दिखाई देगी। आप कह लीजिए दूसरी रैली फिर दिखाई देगी, क्योंकि 90 रुपये से लगभग 180 रुपये तक का भाव इस स्टॉक ने पिछले 3 महीने के अंदर ही लगभग कवर अप कर लिया है। तो ये जो रैली है इसके अंदर लंबी चलनी है, क्योंकि कंपनी के बैड टाइम का यहाँ पर बॉटम बन चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, पहली बात तो आप ये जानिए, एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और प्रॉफिट कंपनी के कोई Q1 क्वार्टर के अंदर ही नहीं आया है। कंपनी FY23 के अंदर भी प्रॉफिटेबल थी। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों को डाउट किस चीज़ का है कि जब एक कंपनी प्रॉफिटेबल है तो इट मीन्स वो सही रास्ते पर है। तो पहली चीज़ तो आप ये समझिए इसके अंदर। दूसरी आप बात करिए कि अब जैसे किसी NBFC को भी देख रहे हैं तो या बैंकिंग को, बैंक को भी देख रहे हैं, उसके अंदर आप देखते हैं कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है। तो अगर देखा जाए तो इस समय इंडिया बुल्स का नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 3% का है Q1 क्वार्टर के अंदर, तो वो भी इस समय बढ़िया है। यहीं अगर हम बात करें ग्रॉस NPA की, तो इंडिया बुल्स का ग्रॉस NPA 2.87 है। ग्रॉस NPA जो पिछले जो कंपनी के साथ दिक्कतें हुई थी उसके हिसाब से जो आज की डेट में अगर हम मिला के देखें, टोटल जो NPA है वो 2.87 है पूरी बुक का, जो है लोन बुक का। नेट NPA अगर हम देखें तो वो भी 1.69 है। तो ये रेशो तो ये बता रहे हैं कि इस समय जो है कंपनी सही रास्ते पर चल रही है। अब टर्न अराउंड स्टोरी किस लिए मैं कह रहा हूँ, आप वो बात समझिए। सबसे पहली जो बात है, दरअसल कंपनी लगातार ब्रांच एक्सपेंशन कर रही है पिछले कुछ क्वार्टर से। अब जब आपके बिजनेस में अगर कहीं पर कोई पेन है तो ब्रांच एक्सपेंशन करने का क्या मतलब है, आप एम्प्लॉयज़ रेगुलर बढ़ा रहे हैं तो इट मीन्स आपके पास बिजनेस आ रहा है, आप इसलिए आपको ब्रांच का भी एक्सपेंशन करना है, आपको जो है लोन ग्रोथ भी लानी है, तो आपको एम्प्लॉयज़ भी हायर करने हैं। तो कंपनी अब लगातार जो है इस तरीके के काम कर रही है। समीर गहलोत जो कंपनी के पिछले बोर्ड में जो थे, जो कंपनी को चला रहे थे, उन्होंने भी कंपनी से एग्जिट करने का प्लान बना लिया है। वो भी लगातार अपने शेयर्स बेच रहे हैं, तो वो भी कंपनी के लिए पॉजिटिव है। अब उनका कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा कंपनी के ऊपर। अच्छा, जब कंपनी के अंदर पीछे दिक्कतें आई थी, आइडेंटिफाई हुई थी, तो जब कंपनी के अंदर पिछले बोर्ड को भंग करके नया बोर्ड बनाया गया, तो उस समय जो RBI के डिप्टी गवर्नर थे SS मुंद्रा जी, उनको बोर्ड में बिठाया गया। वो आज भी बोर्ड के अंदर हैं। लगातार कंपनी के अकाउंट 15 जगह पर ऑडिट हो चुके हैं। RBI तक कंपनी के अकाउंट ऑडिट कर चुकी है। कंपनी की बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स देखें तो वो भी अच्छा खासा पड़ा है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो पिछले डेट कंपनी ने ले रखे हैं उनको रीपेमेंट की, तो कंपनी लगातार पैसा चुका रही है। 4800 करोड़ रुपए के करीब का डेट कंपनी इस क्वार्टर के अंदर पे कर देगी Q2 के अंदर। और अभी पीछे न्यूज़ भी आई है कंपनी ने अपना डेट रीपे किया है। तो प्रॉब्लम है कहाँ पर, जिस हिसाब से कंपनी अपना पिछला डेट रीपे कर रही है तो वो भी लगातार ट्रैक पे है। डेट रीपे करने की कैपेसिटी उन्हीं कंपनियों के पास होती है जिनके पास कैश अवेलेबल हो या उनके बिजनेस में कैश जनरेट कर रहे हो, नेट प्रॉफिट कर रही हो कंपनी। तो उस चीज़ में तो कंपनी यहाँ पर क्लियर है कि कंपनी प्रॉफिट बना रही है, तो डेट रीपे इसलिए कर पा रही है। यहीं अगर आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर भी जाकर देखें तो LIC
जैसी कंपनी आज भी इनके अंदर इन्वेस्टेड है और लगभग 8-9% की स्टेक अब भी लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि LIC भी कहीं ना कहीं समझ रहा है कि यहाँ पर टर्न अराउंड स्टोरी है, यहाँ पर बेचने का इस कंपनी के अंदर कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव तो कुछ खास दिख रहा ही नहीं कंपनी के लिए। और फ्यूचर के हिसाब से जो जो चीज़ें हो रही है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिखा रही हैं। मैनेजमेंट का ये तक कहना है कि अब कंपनी जो है आने वाले 2-2.5 सालों के अंदर अपनी रिटर्न ऑन इक्विटी को लगभग 15% के आसपास ले जाएगी। मतलब वो 15% के आसपास की रिटर्न ऑन इक्विटी वाली कंपनी मान रहे हैं। जिन इस बात का मतलब आप ऐसे देख सकते हैं कि 400 रुपये के आसपास की आप इसकी बुक वैल्यू मान रहे हैं, तो लगभग उस पर 60 रुपये का EPS आप मान लीजिए एट प्रेजेंट के हिसाब से, अगर कंपनी का ROE जो है मतलब 15% हो जाए। और आप एक चीज़ ये देखिएगा कि अब जो ये कंपनी है, जैसे हाउसिंग फाइनेंस के अंदर रजिस्टर्ड थी, अब कंपनी अपने आप को NBFC के अंदर रजिस्टर्ड करने जा रही है। बेसिकली कंपनी का मानना ये है कि इनको हाउसिंग फाइनेंस से कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं हो रहा, इनका फोकस NBFC बिजनेस पर है, कि ये फोकस जो ये चाहते हैं कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो, ये सभी सेक्टरों के अंदर या सभी तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करें। तो कहीं ना कहीं ये सिम्टम्स दिखा रहा है कि बिजनेस मैनेजमेंट यहाँ से ग्रो करना चाहता है। उनको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इनके पास अच्छा खासा मौका है अपने बिजनेस को दोबारा बाज़ार के अंदर खड़ा करने का, तो वो उसका भरपूर फ़ायदा उठाने के चक्कर में है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपको इसके शेयर में आने वाले समय के अंदर कैसे तेज़ी दिखाई देगी। एक तो इनका ये NBFC वाला अप्रूवल जल्दी आने वाला है, इन्होंने इसके लिए RBI से परमिशन मांगी हुई है। साथ ही साथ इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का आपको कुछ समय के अंदर नाम चेंज होता हुआ दिखाई देगा। इस कंपनी का नाम, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, सनमन फिनेंशियल्स के नाम से इस कंपनी का नाम हो जाएगा। और नाम चेंज होने के बाद आप इंडिया बुल से जुड़ी हुई सारी बातें भूल जाएंगे, आपको कोई भी चीज़ याद नहीं रहेगी। मार्केट बड़ी जल्दी भूलता है इन चीज़ों को। उसके बाद बाजार इसकी रीवैल्यूएशन करेगा। रीवैल्यूएशन करने का मतलब साफ साफ है, नए तरीके से नई कंपनी पेश की जाएगी, उस समय आप मानने को भी तैयार होंगे। और आप ये देखिए कि कंपनी की जो FY23 के अंदर जो फंडेड एसेट्स थी या लोन बुक जो थी 56,000 करोड़ रुपए के आसपास की जो लोन बुक थी, उसमें 56% रिटेल का हिस्सा है। अब कहने का मतलब कंपनी रिटेल पर ज़्यादा फोकस्ड है, छोटे लोन्स बांटने में कंपनी का अब ज़्यादा फोकस है, होलसेल बुक अब कंपनी लगातार घटा रही है। तो कहीं ना कहीं अपनी कंपनी अब एसेट क्वालिटी को भी लगातार सुधार रही है और अपने बिजनेस को वाइड भी करने की ओर है। जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी अब NBFC के लाइसेंस के लिए उसमें अप्रूवल भी जल्दी ही आने वाला है। कंपनी के मैनेजमेंट की माने तो कंपनी अपने पिछले जो NPA थे, जिनका प्रोविज़न कंपनी कर चुकी थी या बैड एसेट्स जिनको मान चुकी थी, उसके अंदर भी कंपनी का पैसा रिकवर हो रहा है। कंपनी लगातार रिकवरी भी दिखा रही है और वो रिकवरी कहाँ पर जाएगी वो आपको कंपनी के नेट वर्थ में बढ़ता हुआ दिखाई देगा थोड़े दिनों में। इससे आपको कंपनी की बुक वैल्यू यहाँ पर और बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो ये भी यहाँ पर कंपनी के लिए पॉजिटिव है। फिर रेशोज़ में अगर हम जाकर देखें, जहाँ पर हमारा मन बिल्कुल डाउट्स क्लियर हो जाते हैं इन चीज़ों को देखकर, तो सभी रेशो में कंपनी जो है इस समय बहुत अच्छी पोजीशन पर खड़ी है। LCR रेशो, लिक्विडिटी कवरेज रेशो, कंपनी का वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो उसके ऊपर है। प्रोविज़न कवरेज रेशो वो बहुत बढ़िया है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो वो बहुत बढ़िया है। CRAR अगर देखें कंपनी का वो बहुत बढ़िया है। तो प्रॉब्लम बेसिकली दिखाई कहाँ पर दे रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का वो भी रेगुलर बढ़ रहा है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें कंपनी का डेट रीपे करने की जो कैपेसिटी है वो भी लगातार बढ़ रही है। कंपनी अपने पिछले डेट को इजीली रीपे कर रही है, कहीं भी कोई डिफ़ॉल्ट नहीं दिखाई दे रहा है किसी भी तरीके का। इवन कंपनी की बैलेंस शीट में कैश है, जो मैंने आपको बताया कि कंपनी के पास कैश अवेलेबल है। तो चीज़ें सारी ही क्रिस्टल क्लियर हैं कि कंपनी के अंदर कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही जिसके कारण आप इसके शेयर को बेचकर यहाँ से भागें या निकलें। तो पहले तो आप, अगर आपने शेयर को लिया हुआ है, थोड़ा सा आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ आप बैठिए, क्योंकि नाम चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगा है, वो रातों रात चेंज नहीं हुए हैं। अब जो कंपनी यहाँ से ग्रोथ के पाथ पर चलना चाह रही है उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। पर ये ज़रूर है, जो जो नए नए इवेंट कंपनी के अंदर आते रहेंगे वो उस कंपनी के प्राइस को रिवैल्यूएट ज़रूर करते रहेंगे। तो ये तो पक्का है कि अगर कंपनी इस साल भी पूरा ही प्रॉफिट दिखाती है FY23 के अंदर और प्रॉफिट और सेल्स में यहाँ पर ग्रोथ दिखाई देता है, तो और ये जो इनका नाम चेंज वाला भी जो कंपनी का प्रोसीजर है ये पूरा हो जाता है, तो आपको ये कंपनी में यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी एक बार फिर दोबारा दिखाई दे सकती है। उस तेज़ी में शेयर आपको 400 रुपये के आसपास दिखाई दे सकता है। और फिर
इस बात को कहने के पीछे मेरे पास एक ठोस कारण है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इस समय सेक्टर के अंदर आप एनबीएफसी की बात कीजिएगा, आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की बात मत कीजिए। एनबीएफसी के अंदर एडलविस जैसी कंपनी, जो देखा जाए तो जिनकी एसेट क्वालिटी कोई खास बढ़िया नहीं है, एल&टी फाइनेंस जैसी कंपनी, जो कि देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी कंपनियों के अंदर एल&टी फाइनेंस नहीं काउंट हो सकती। एल&टी फाइनेंस की आरओई इस समय लगभग 7.5 की है और इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस की आरओई लगभग 7 के आसपास की है। एल&टी को इस समय लगभग बुक वैल्यू पे 1.5 का मल्टीपल मिल रहा है, 1.5 का, और एडलविस जैसी कंपनी को 0.80 का। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस को इनकी बुक वैल्यू के हिसाब से जो मल्टीपल मिल रहा है, अगर 180 रुपये के भाव के हिसाब से भी हम काउंट करते हैं तो 0.5 का भी मल्टीपल नहीं मिल रहा है। तो ये तो कंपनी बहुत चीप डिस्काउंट पे है, ये तो चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ रिवैल्यूएशन, तो क्या यहाँ पर इस कंपनी को अब 1 का बुक वैल्यू नहीं मिल सकता? आप खुद ही एक बार सोच कर देखिए, बहुत सस्ते प्राइस पर अवेलेबल है और जो वाइज मनी है वो बार बार इसको गिराकर यही कोशिश कर रहा है किसी तरीके से आपके हाथ से शेयर छूट जाए और फिर जब तेज़ी बने दोबारा, जब एंट्री लोगों को इसके अंदर मिले। और हो सकता है लोग अपनी पिछली होल्डिंग को भी बेच रहे हो थोड़ा बहुत इस घबराहट में, अब जो तेज़ी आई है पीछे उसमें जो है। और अगर कंपनी में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होती तो आप सोचिए कि एलआईसी जैसे बड़े फंड इसके अंदर स्टे क्यों करते? कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा बहुत इस अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके अपने पैसे को कहीं और लगाते हैं। उन्हें भी यहाँ पर जो है कंपनी के अंदर विश्वास दिखाई दे रहा है। डिलॉयट जैसे कंपनियाँ भी इनके अंदर ऑडिट कर चुकी हैं, आरबीआई के साथ साथ 15 जगह पर इनके अकाउंट्स ऑडिट हो चुके हैं। तो आप इस चीज़ को लेकर तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है कंफर्टेबल रहिए कि कंपनी के अंदर कहीं ऐसा कुछ हिडन आता हुआ नहीं दिखाई देता। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो देखने के बाद आप इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के शेयर को लेकर ऐसे सवाल बिल्कुल नहीं करेंगे कि मैंने 100 रुपये का लिया है, मैंने 150 रुपये का लिया है, मैंने 180 रुपये का लिया है, मैं क्या करूँ, मैंने 200 का लिया है, मैं क्या करूँ। आप यहाँ पर एक ही चीज़ करिए, आप कंपनी को समझिए, नज़र बना कर रखिए, स्टे करिए, होल्ड करिए, बेचने की जल्दी मत करिए। ये कंपनी अब एक कंप्लीटली टर्न अराउंड स्टोरी बन चुकी है। यहाँ पर कंपनी के बुरे दिन पीछे जा चुके हैं, अच्छे दिन अगर कंपनी के आएंगे तो शेयर होल्डर के जरूर आएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आज आपको इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के लेकर काफ़ी सारे डाउट क्लियर कर देगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।